कहते हैं जिंदगी जद्दोजहद का नाम है, या कहिए कि हर इंसान को इस दुनिया में आने के बाद एक जद्दोजहद करना होता है, एक जंग लड़नी होती है। अक्सर हम एक खिलाड़ी को मैदान में जंग लड़ते हुए जद्दोजहद करते हुए देखते हैं, तो कभी हम बॉर्डर्स पर जवानों को लड़ते हुए देखते हैं, तो कभी किसी को अपनी ही ज़मीन को बचाने के लिए लड़ते हुए देखते हैं। और एक वो जंग जिसमें इक़्तिदार की जंग होती है, जहाँ पर जंग कुर्सी को लेकर होती है, और उस कुर्सी की जंग को ही सियासत कहा जाता है और उसके लिए चुनाव कहा जाता है। और इस वक्त हिंदुस्तान में चुनावी माहौल है। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, कुछ राज्यों में वोटिंग हो चुकी है। बाकी अगर बात हम तेलंगाना स्टेट की करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना राज्य नहीं है, 2014 में वजूद में आया। उसके बाद यहाँ पर सियासत में बीआरएस ने अपनी बढ़त बनाई हुई है। 2 बार से इक़्तिदार में बीआरएस रही है, लेकिन अब 2023 के इलेक्शन में बीआरएस की क्या कुछ तैयारी है, कितना कॉन्फिडेंस महसूस कर रही है, इसी को लेकर आज हम बात करने के लिए बीआरएस के एक कद्दावर नेता हम आबिद रसूल खान साहब के पास पहुंचे हैं। इनके बारे में अगर मैं बताऊं, हालांकि किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन साबिका माइनॉरिटी कमीशन रहे हैं, कांग्रेस के साथ भी लंबे वक्त तक काम किया है। उसके बाद 2018 में बीआरएस के साथ जुड़े। उन्हीं से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से तेलंगाना के इन चुनावों को वो देखते हैं। सर, खैर मकदम है आपका। सबसे पहला सवाल मेरा ये, 2018 में आपने बीआरएस को बड़ी उम्मीदों के साथ ज्वाइन किया था। उसके बाद 2023 के पहले इलेक्शन अब आप देख रहे हैं बीआरएस के साथ, कितना इत्मीनान, कितना सेटिस्फाई खुद को पाते हैं? देखिए, एक माइनॉरिटी होने के नाते और मुसलमान होने के नाते स्ट्रगल हमारी ज़िंदगी में लगा हुआ है। और ये स्ट्रगल आज से नहीं है, ये स्ट्रगल 1947 से है, जब ये मुल्क आज़ाद हुआ है। उसके बाद से मुसलमान स्ट्रगल कर रहे हैं और अपनी पहचान बना रहे हैं, अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं। तो ये लड़ाई तो बहुत लंबी है, और ये लड़ाई चाहे कांग्रेस हो या बीआरएस हो या कोई और पार्टी हो, हमको हमारे हक़ के लिए लड़ना ज़रूरी है। हमारे हक़ के लिए मतलब आप सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं, या पूरे ममालिक में जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो मुस्लिम्स हैं, वो सबको इंक्लूड करें? मैं पूरे माइनॉरिटीज़ की बात कर रहा हूँ। मैं पूरे मुल्क में जो माइनॉरिटीज़ हैं, मुस्लिम्स ज़्यादा तादाद में हैं, क्रिश्चियन भाई हैं हमारे, सिख भाई हैं, पारसी हैं, और ये सब माइनॉरिटीज़ का मसला एक ही है, और इनके प्रॉब्लम सिमिलियर हैं। इनके माने एक दूसरे से मिलते जुलते हुए हैं कि ये प्रॉब्लम्स को हम फेस कर रहे हैं और ये प्रॉब्लम्स के लिए हमको लड़ना है। तो यहाँ पे जो आज के हालात बनते आए हैं, ये हालात में अगर आप देखेंगे तो 1947 में जब मुल्क आज़ाद हुआ है, वहाँ से अब 1923 में हम बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि 80 ईयर्स के बाद हम बात कर रहे हैं। तो ये 80 साल में हम डेवलप नहीं हुए, बल्कि इसके पीछे चले गए। इकनॉमिकली, एजुकेशनली, गवर्नमेंट की सर्विस में, कारोबार में, इंडस्ट्रीज़ में, हर जगह हम पीछे जाते जा रहे हैं और पीछे कंटिन्यू जाते जा रहे हैं। तो इसलिए हमको ये बहुत ज़रूरी है कि ये देखना है कि हमारे को आने वाले दिनों में कहाँ पे हमारे लिए हिफाजत है, कहाँ पे हमारे लिए बेहतरी है, कहाँ पे हमारे प्रोग्राम्स हैं, और किस पार्टी से हम जुड़ने से हमारी कौम का फ़ायदा हो सकता है। तो ये चीज़ों पे हमको ख़ास तौर पे तवज्जो देना है। बदनिस्बत के एक इमोशनल अपील्स के ऊपर हम अगर जाएंगे तो फिर से एक बहुत बड़ा नुकसान हम पाएंगे। जी, 2018 में तकरीबन 88 सीटें जीतकर बीआरएस ने हुकूमत बनाई थी, सरकार में वो आए थे। क्या लग रहा है सर, ये आंकड़ा और ऊपर जाएगा, या कुछ आपकी राय में जानना चाहूँगा? मेरी पर्सनल राय यह है कि 2/3 मेजॉरिटी बीआरएस को आएगी और बीआरएस फिर से हुकूमत बनाएगी। और अब रहा 68 आएगी या 75 आएगा, 80 आएगा, ये तो मैं आपको फोरकास्ट नहीं कर सकता हूँ, और ये करना भी नहीं चाहिए। मगर हमको ये पूरी उम्मीद है कि 2/3 मेजॉरिटी से हम हुकूमत बनाएंगे और अच्छी हुकूमत हम आगे करेंगे। और ये हुकूमत एक मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए एक पायदार हुकूमत होगी, और इसमें जो गलतियाँ पहले के पीरियड में हुए हैं वो गलतियों को पूरा रेक्टिफाई किया जाएगा और नहीं दोहराया जाएगा। सर, गलती का जिक्र आपने कर दिया, मैं समझना चाहूँगा, मैं अपने नाज़रीनों के लिए, अपने दर्शकों के लिए समझना चाहूँगा कि आपने जिस गलती का जिक्र किया है, चूँकि बीआरएस में आप खुद हैं, इस वक्त मौजूदा सरकार में आप काम कर रहे हैं, गलती से आपका कहने का मतलब क्या है? गलती 2-3 तरीके की हुई है हमसे। एक जो हुआ है कि हम ज़्यादा तवज्जो वक्फ के जायदादों को बचाने पे नहीं दिए, और जिससे कुछ वक्फ की जायदादें हमारे लुटेरों ने लूट लिया है। और दूसरी चीज़ जो है, हम माइनॉरिटी के जो बजट है
उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं किए हैं उसमें। तो इसलिए ये हुआ है कि 50% ऑफ द बजट जो होता है और जो दिया जाता है वो इम्प्लीमेंट हुए बगैर और लोगों को पहुँचे बगैर वापस चले आ रहा है, जिससे हमारी इकनॉमिकल ग्रोथ नहीं हुई है। उसी तरीके से एजुकेशन के ऊपर हमको ज़्यादा तवज्जो देना है और इसमें हमको कॉलेजेस के ऊपर, स्कूल्स के अंदर तो बड़ा अच्छा काम हो रहा है। 1 लाख बच्चे आज टिमरे स्कूल में फ्री पढ़ रहे हैं और इंटरमीडिएट तक पढ़ाई हो रही है उनकी। पर इंटरमीडिएट के बाद की जो कॉलेजेस होते हैं जैसा इंजीनियरिंग है और मेडिकल है और आपके ग्रेजुएशन है, ये कॉलेजेस के ऊपर हमको तवज्जो देना है और ये कॉलेजेस को हम स्ट्रेंथन करना है। लेकिन सर, आपकी जितनी भी मैं बातें सुन रहा हूँ, आप एक फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि हम ये करने वाले हैं, हम वो करने वाले हैं, हम कॉलेज खोलने वाले हैं, हम तालीम को लेकर काम करने वाले हैं। 2014 से भी तो आप ही की सरकार है ना सर, फिर ये काम क्यों नहीं हो पाया तब तक? ये 70 साल में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर कांग्रेस गवर्नमेंट हुकूमत में थी। कुछ पीरियड टीडीपी भी थी, मगर 80% ऑफ द टाइम कांग्रेस गवर्नमेंट हुकूमत में थी। और अगर आप कांग्रेस गवर्नमेंट का रिकॉर्ड देखेंगे तो वहाँ से जो काम उन्होंने 70 साल में नहीं किया वो काम बीआरएस 10 साल में करी है। मगर मैं जैसा आपको बता रहा हूँ कि हमको और कुछ बहुत ज़्यादा करना है, इससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं पर्सनली सेटिस्फाई नहीं हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि इससे बहुत ज़्यादा काम हमारी कम्युनिटी के लिए हो। क्योंकि हर रिपोर्ट, चाहे वो सुधीर कमीशन रिपोर्ट हो, चाहे रंगनाथ कमीशन रिपोर्ट हो, ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो, ये रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि हम SC ST से पीछे हैं। तो हमको मेरे हिसाब से ये है कि काफ़ी हमारे लिए गवर्नमेंट और अपना टेंशन बढ़ाना चाहिए और हमको डेवलप करना चाहिए। लेकिन सर, सिर्फ मैं तेलंगाना की बात नहीं करूंगा, चूंकि सच्चर कमेटी का जिक्र आ गया, बाकी रिपोर्ट्स का भी जिक्र हमने कर लिया। ये रिपोर्ट्स आई, इन्होंने बताया कि मुसलमानों की क्या हालात है, वो किस तरह से हाशिए पर है। ज़ाहिर तौर पर पिछड़ा वर्ग से भी और ज़्यादा हालत ख़राब है, लेकिन इनकी बातें ज़रूर होती हैं, काम नहीं हो पाता है। क्या वजूहत समझते हैं इनके पीछे? 2 वजूहत है। एक तो हमारी लीडरशिप में कमज़ोरी है जो, और हम अपनी लीडरशिप बनाना नहीं चाहते और हमारे मुस्लिम एंड क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो बच्चे हैं वो पॉलिटिक्स की तरफ उनका रुझान नहीं है, पॉलिटिक्स की तरफ उनका इंटरेस्ट नहीं है। तो इसलिए हमको अच्छे एजुकेटेड लीडरशिप जो चाहिए वो लीडरशिप हमको नहीं मिल रही है। इस बारे में भी मेरी बात हुई है यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब के फर्जंद से, KTR साहब से, और हमारा प्रोग्राम है कि ये 5 साल में हम एक एजुकेटेड और काबिल बच्चों को लेके उनको डिस्ट्रिक्ट वाइज लीडर्स बना के उनको जिम्मेदारी देंगे, सो दैट वो अपना रिप्रेजेंटेशन प्रॉपरली गवर्नमेंट को कर सके और गवर्नमेंट उनके रिप्रेजेंटेशन पे काम कर सके। तो ये एक बहुत बड़ी वजूहत है। दूसरी वजूहत ये है कि हम कभी कोई चीज़ डिमांड नहीं करते। हमारे पास कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है या कोई ऐसी बॉडी नहीं है, कोई ऐसी फोरम नहीं है जो गवर्नमेंट से आके डिमांड करे कि हमको ये चाहिए या ये नहीं चाहिए। तो सिर्फ हम खामोश रहते हैं या बयानात देते हैं, मगर कोई एक कॉन्सनट्रेटेड एफर्ट जो होता है, जैसा कि आप देखिए वेलमा कम्युनिटी में, आप देखिए जैन कम्युनिटी में, आप देखिए पद्मशाली कम्युनिटी में, सब संगम के थ्रू काम होता है। सब एक होते हैं और कॉमन कॉज के लिए काम करते हैं, फिर अपने पर्सनल काम के लिए वो अलग तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ अपने कम्युनिटी में ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और ऐसी कोई क्या पार्टी नहीं है जो नॉन पॉलिटिकल पार्टीज़ तो बहुत हैं, मगर नॉन पॉलिटिकल जो अपने एमिनेंट लोगों को लेकर उनसे काम करे। तो ये भी एक हमारे लिए बहुत वो है कि जिसमें गवर्नमेंट तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही। 2018 में जब आपने कांग्रेस छोड़ी थी तो उसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी थी कि मुस्लिम कैंडिडेट्स को लेकर जो सीटें दी गई थी कांग्रेस की जानिब से, कांग्रेस की तरफ से, तो आप उससे मुतमईन नहीं थे। इस बार के इंतखाबात में मुतमईन है, सेटिस्फाइड? नहीं हूँ मैं अभी भी। और जब भी मेरी लड़ाई ये थी, मैं अपनी सीट के लिए नहीं लड़ा था, मैं ये लड़ रहा था कि भाई आप कम से कम 10 मुसलमानों को सीट दीजिए और ऐसे सीट दीजिए जहाँ पे मुस्लिम लड़कर जीत सके या कम से कम अच्छी फाइट दे सके। जैसा कि बड़े टाउन्स हैं, जैसा निज़ामाबाद है, नलगुंडा है और दूसरे जो टाउन्स हैं, वहाँ पे हमारे कोशिश ये थी कि हम वहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट्स को ठहरा करें। महबूब नगर है, तो जब भी हम कांग्रेस में थे तो कांग्रेस में वादा किया गया था कि 10 सीट आपको देंगे पॉपुलेशन के बराबर, और दिए नहीं गए। तो जब सेकंड स्टेज ऑफ हमारा रिप्रेजेंटेशन था, हम ये बोले कि भाई अगर आप लोग मानते हैं कि हम नहीं जीत सकते तो आप हमको कम से कम MLC दीजिए और हमारे को असेंबली में और पार्लियामेंट में राज्यसभा के थ्रू MLC के थ्रू लाइए जहाँ पे हमारी आवाज़ पहुँच सके। तो उस पर भी जब हम फेल हो चुके और नहीं दिया गया और उसको कुछ बेइज्जती से हमसे पेश आया गया तो मुझे मजबूरन कांग्रेस को छोड़ना पड़ा। छोड़ने के बाद मुझे काफ़ी बार दावत दी गई, मगर जब तक मैं यहाँ पे वादा करा था यहाँ काम करूँगा, यहाँ करा हूँ। और यहाँ भी मैं ये देख रहा हूँ कि हमें रिप्रेजेंटेशन जो होना चाहिए वो नहीं है, और इसकी वजूहत यही है कि हमारे में
यूनिटी और हमारे में जो एक डिमांड करने की ताकत है, वो डिमांड करने की ताकत हमारे पास नहीं है। तो सर वो सलाहियत तो तालीम से आएगी, और तालीम को लेकर आपने बहुत लंबी बात कही है। तो आगे क्या कुछ आप मुस्लिम नौजवानों के लिए या फिर अक़लियतों के लिए, मैं क्रिश्चियंस को भी इंक्लूड करना चाहूँगा, क्या कुछ सोचते हैं तालीम के एतबार से? तालीम में मैं आप जैसा आपको बताया हूँ कि तालीम में स्कूल्स के लेवल पे बड़ा अच्छा काम हो रहा है और इंटरमीडिएट लेवल पे भी बड़ा अच्छा काम हो रहा है, मगर हम ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल कोर्सेज में अभी काफ़ी पीछे हैं। मैं हुकूमत से आज ने कुछ महीने पहले ही रिप्रेजेंटेशन करा था कि हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है वहाँ पे आप एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलिए। जिस लाइन पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इस लाइन्स पे आप खोलिए और वहाँ पे चांस दीजिए कि मुसलमान बच्चे अपने आला तालीम हासिल करें। और दूसरी चीज़ मैं जो रिप्रेजेंटेशन करा हूँ और जिस पे KTR साहब खुले महफिल में वादा किए हैं, वो है जो कॉलेजेस बंद हुए हैं, 40 इंजीनियरिंग कॉलेजेस और 100 तक प्रोफेशनल कॉलेजेस, इनको हम ये चाह रहे हैं कि इनको टिमरिस से कोलैबोरेट करके और टिमरिस से इनको फाइनेंशियल सपोर्ट देके ये कॉलेजेस को नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से फिर से चालू करें। और जो बच्चे टिमरिस से पास होंगे, ये बच्चे ये कॉलेजेस में स्कॉलरशिप के बेसिस पे अडॉप्ट होंगे। तो इसमें दो फ़ायदे हैं। एक तो जो कॉलेजेस बंद होकर एक हमारा करोड़ों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज बेकार खंडर बना हुआ है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से वापस एक वाइब्रेंट होगा और उसमें बच्चे पढ़ने जाएंगे। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सोसाइटीज़ का है, वो सोसाइटीज़ के अंदर 100 से एम्प्लॉयमेंट भी होगी। एक एक कॉलेज में 100 से 150 आपको लेक्चरर्स की एम्प्लॉयमेंट एंड स्टाफ की एम्प्लॉयमेंट होती है, ये होगी। और हज़ारों बच्चों को तालीम के लिए एक ज़रिया बनेगा, जो मैं समझता हूँ वहाँ से हमारी कौम तरक्की का रास्ता पकड़ेगी और तरक्की की तरफ हम आगे बढ़ सकेंगे। BRS जब इक़्तिदार में आई थी या जब 2014 में जब सरकार में आए, तो एक वादा किया गया था 12% मुस्लिम रिजर्वेशन का। 2023 है सर, तीसरी बार का इंतखाबात है, क्यों नाफिज नहीं हो पा रहा? देखिए, मुस्लिम रिजर्वेशन जो था वो बहुत पुराना डिमांड है और ये डिमांड 2007 में इम्प्लीमेंट हुआ था। कांग्रेस गवर्नमेंट थी राजशेखर रेड्डी साहब की और मैं भी उसका एक एक्टिव मेंबर था। और 2007 में बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की एक इंक्वायरी हुई थी और सोशियो इकनॉमिक माने मुसलमान को गरीब पाया गया था और उसके बाद 4% रिजर्वेशन 5% दिया गया था। उसके बाद उसको फिर वो क्योंकि 50% से आगे चले आ रहा था और सुप्रीम कोर्ट में उसका बार था, तो उसको 4% पे रिड्यूस किया गया और 4% रिजर्वेशन दिया गया। पहले एजुकेशन में दिया गया, उसके बाद जॉब्स में दिया गया, उसके बाद फिर उसको इवन इलेक्टेड बॉडीज़ में भी इम्प्लीमेंट किया गया। 2007 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट यहाँ पे भी थी और दिल्ली में भी थी और इसको कोई पार्लियामेंट में ये बिल को पास नहीं किया गया, जिसलिए ये बिल को चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट में एक स्टे के तहत आज भी पड़ा हुआ है। और यही बिल के ऊपर TRS गवर्नमेंट अपना रिजर्वेशन दे रही है। और वो बिल तो 12% में भी असेंबली में पास होकर प्रेसिडेंट के पास बिल भेजी गई और प्रेसिडेंट उसको रोक कर बैठे हैं बीजेपी के गवर्नमेंट की एडवाइस पे और अभी तक वहाँ पे रुका हुआ है। तो हम 4% को रोके नहीं और 12% से पीछे हटे नहीं, मगर जो 12% रिजर्वेशन जो इशू है, इस बारे में कांग्रेस बिल्कुल खामोश है। कांग्रेस 12% देती बोलकर कहीं भी वादा नहीं कर रही है नेशनल वाइज। 5 स्टेट्स में आप उनका मैनिफेस्टो निकालिए, निकाल के देखिए 12 या 10 या 11 या 9 का कोई वादा उनका है क्या? बिल्कुल खामोशी अख्तियार करे हुए हैं। और जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे ये चीज़ को लेके एक बवाल मचा रहे हैं। तो मैं उनसे सवाल पूछना चाहूँगा कि भाई 2007 से 2014 तक आप इसको एक पार्लियामेंट्री एक्ट के अंदर पास क्यों नहीं करें? अगर कम से कम वो कर देते तो आज 4% तो हमारा पर एक्ट हो जाता था और बाकी के लिए हमारी लड़ाई रहती थी कंटिन्यू। तो ये आप जैसा सवाल पूछे, मैं सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि जब तक मैं पार्टी में हूँ मेरी कोशिश रहेंगी कि 12% रिजर्वेशन के लिए मौका आने पे उसको जैसा भी अगर दिल्ली में कुछ चेंजेस होते हैं तो उसको पार्लियामेंट से उसको पास करवा के एक एक्ट बनवाएं। और इस पे ये है अब रहा इसमें कि कास्ट सर्वे भी होने वाली है। अब इस बेसिस पे अगर सर्वे होती है और यहाँ पे ये मालूम होता है कि हमारा पॉपुलेशन इतना है और इस पॉपुलेशन की इकोनॉमिकल हालत ये है, तो उस बेसिस के ऊपर भी हमको रिजर्वेशन हम पास करवा सकते हैं। ठीक है। चूँकि चुनावी माहौल है, लगातार सीनियर लीडर्स, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, तमाम लोग पहुंच रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। आपसे समझना चाहूँगा, BRS के लिए बीजेपी या कांग्रेस, किससे ज़्यादा मुकाबला या किससे ज़्यादा टक्कर आपको मिलने जा रही है? देखिए, बेसिकली मेरा पर्सनल ओपिनियन आपको देता हूँ कि मैं समझता हूँ कि बीजेपी को आज ये मौके पर जो लेकर आए हैं हुकूमत के इक़्तिदार पे और बीजेपी को एक नेशनल पार्टी बनाए हैं, इसकी
पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस पे है। जी कांग्रेस अगर बाबरी मस्जिद का दरवाज़ा नहीं खोलती और उसके बाद जो हालात नहीं बनाती, और जो 7th अगर आप लोकसभा देखेंगे तो 7th लोकसभा में सिर्फ 2 बीजेपी के एमपी थे, और वहाँ से जो बाबरी मस्जिद का दरवाज़ा खुला वहाँ से वो 89 पे चले गए नेक्स्ट पार्लियामेंट। उसके बाद फिर वो हुकूमत में भी आ गए। तो इसके ज़िम्मेदारी राजीव गांधी साहब की जो गलती हुई है इसके तरफ से आज पूरे मुल्क को भुगतना पड़ रहा है। और ये जो बार बार बोला जा रहा है कि आप इनसे मिले हुए हैं, आप उनसे मिले हुए हैं, तो मैं उनसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि भाई आप इसका जवाब दीजिए कि आप जब हुकूमत में थे आप 2 काम क्यों नहीं करे। एक काम आप है सो जो गुजरात राइट्स में जो लोग थे आप उनको सज़ा क्यों नहीं दिए, जहाँ पे मासूमा हज़ारों की तादाद में मारे गए, वहाँ के आपको क्या आपके पास ऐसी कमी थी जो आप उनको सज़ा नहीं दे सके, इंक्वायरी नहीं कर सके, उनके ऊपर आप एक्शन नहीं ले सके। दूसरी चीज़ आप ये बताइए कि 2011 में एक कम्युनल वायलेंस बिल बोलकर एक ड्राफ्ट हुई थी जिसमें मैं भी काफ़ी कंट्रीब्यूट करा था, अपने तरफ से इनपुट दिया था। ये बिल बनने के बाद मुसलमानों में, क्रिश्चियंस में एक बहुत बड़ा जोश था कि ये बिल आ जाने के बाद हमारी हिफाजत ये मुल्क में होगी। वो बिल को आप 2012 से लेकर 2014 तक पार्लियामेंट में खाली लटका के रख के उसको ड्रॉप करा दिए, आप उस पर वोटिंग ही नहीं कराए। तो ये जो बुनियादी नुकसान जो हुए हैं, ये बुनियादी नुकसान हमारे लिए और मेरे कौम के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, सरदार जीस के लिए, हर एक के लिए इतना बड़ा नुकसान है कि जिसको भरपूर नहीं कर सकते। तो कांग्रेस ये सब एलिगेशंस लगाने से पहले ये 2 चीज़ का आप जवाब दीजिए कि भाई आप कम्युनल वायलेंस बिल क्यों नहीं पास कराए, और आप बाबरी मस्जिद में जो कत्ले आम हुआ था, उसके बाद गुजरात में जो कत्ले आम हुआ था, इसके अंदर आप एक्शन क्यों नहीं लिए, क्यों आप अपनी खामोशी अख्तियार करें। ये जवाब आप देकर ये सवाल पूछ सकते हैं आप। हाँ, ये सवाल वाकई पूछे जाने चाहिए, जो कि जब वो इक़्तिदार में थे उनके हाथ में तमाम चीज़ें थीं, चाहे वो अब बीजेपी के हाथ में ज़रूर क्यों ना हो। आगे बढ़ाता हूँ मैं अपनी बात को, और अब सवाल ये मेरा कि ऐसी कौन कौन सी स्कीम्स हैं, ऐसे कौन से काम हैं जिसको लेकर या जिसको देखकर या जिसका फ़ायदा लेकर तेलंगाना स्टेट की आवाम बीआरएस को वोट करेगी। आप एक मुस्लिम फैमिली को आप यूनिट के वैसा लीजिए जी चाहे वो आपकी फैमिली हो या मेरी फैमिली हो, जी यूनिट के वैसा लीजिए, मिडिल क्लास फैमिली या गरीब फैमिली को, और उसमें आप देखिए कि उनको क्या फ़ायदा पहुंच रहा है। सबसे पहली चीज़ उनको दिमागी सुकून है। दूसरी चीज़ उनको ये यकीन है कि उनका बेटा या बाप या भाई जब घर से निकलता है तो हिफाजत से फिर घर को पहुंचता है। तीसरी चीज़ आप ये देखिए कि उनके ऊपर कोई जुल्म, चाहे वो पुलिस का हो या चाहे गुंडों का हो या चाहे कोई पॉलिटिकल जो क्या बोलते हैं गौ रक्षक का हो या नहीं तो इनका हो, ऐसा कोई जुल्म यहाँ पे उनके ऊपर नहीं हो रहा है। हर ईद आप अपनी खुशी से मना रहे हैं, अपने ईमान के हिसाब से मना रहे हैं, आप अज़ान सुन रहे हैं, आप नमाज को टोपी पहन के जा सक रहे हैं। आप आजू बाजू के स्टेट्स में इंक्लूडिंग कर्नाटका में आप ये नहीं कर सकते हैं, और बीजेपी रूल्स रूट्स में तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, जो आपको पता होगा जो हालात बनते आ रहे हैं। तो ये पहली चीज़ है सबको, क्योंकि कोई भी आदमी चाहे वो अमीर हो या गरीब हो ये मानता है कि अपनी फैमिली हिफाजत से रहे, सुकून से रहे। अब इसके बाद फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे आइए आप। 2000 रुपये पेंशन बेवा को मिल रही है, 3000 रुपये पेंशन फिज़िकली हैंडीकैप को मिल रही है, और बूढ़ी एजेड वालों को भी 2000 मिल रही है। ये पहली को पहली आपके अकाउंट में आ जा रहा है, कोई इसमें तकलीफ़ नहीं है। दूसरी चीज़ जो है, आपको बच्चों को फ्री एजुकेशन मिल रहा है। आज टिमरिस में 1 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बच्चे के ऊपर 1 लाख का खर्चा सालाना आ रहा है। 1250 करोड़ रुपए 1250 करोड़ का आपका बजट गवर्नमेंट का इस पे लग रहा है, और इंटरमीडिएट तक पढ़ रहे हैं, वहाँ पे उनको आला तालीम मिल रही है, स्कूल्स में कपड़े मिल रहे हैं, खाना मिल रहा है, और वो पढ़कर आगे निकल रहे हैं। अब इंशाल्लाह जब कॉलेज शुरू हो जाएंगे तो वो पूरा प्रोफेशनल कोर्सेज तक फ्री में पढ़कर निकलेंगे। तीसरी चीज़ जो है, अब जो हालात हैं, ये हालात के अंदर आपको शादी मुबारक स्कीम है, आपको हाउसिंग स्कीम है, और आपके पास आसरा पेंशन्स हैं, ये सब चीज़ आपके पास है। मगर आप और बहुत कुछ हम कर सकते हैं, बहुत कुछ हम करना भी चाहिए, और इसमें आगे बढ़ना चाहिए। मगर असल चीज़ जो है, मैं ये बताना चाहूँगा कि आज हम खुश ये हैं कि हमारी हिफाजत है, हमारे पास सुकून है, हमारे पास भाईचारगी है, हिंदू मुसलमान सब मिलके हैं। मेरे बाजू मेरे मारवाड़ी भाई हैं, मेरे ईद पे मेरे पास आते हैं, मैं उनके पास जाता हूँ। तो ये जो गंगा जमनी तहजीब हैदराबाद की है, ये हुकूमत कायम रखी। आप इससे पहले 10 साल देखिए कितने राइट्स हुए थे, क्या क्या हुआ था, कितने बार कर्फ्यू हुआ था। मेरे को याद है कि आज से 10-15 साल पहले बच्चे सुबह उठ के स्कूल जाना है या नहीं जाना है पूछते थे। हालात ऐसे थे यहाँ के। 20 दिन कर्फ्यू, मेरे पास एक लिस्ट है कर्फ्यूज़ कब कब हुआ था।
मैं अभी टीवी पे सुनाना नहीं चाहूँगा, मगर कम से कम और 400 से 500 लोगों की कत्लो आम हुआ था राइट्स में। और उसके बाद आपका मक्का मस्जिद ब्लास्ट के बाद 102 मुसलमान बच्चों को ले आके उनको इतना टॉर्चर किया गया था कि उसमें से कई बच्चे नामर्द हो गए थे और इनके ले आके मार मार के उनको ख़त्म करे। बाद में माइनॉरिटी कमीशन के थ्रू उसकी इंक्वायरी हुई थी, रविचंद्र एडवोकेट अपॉइंट किए गए थे, फिर उनकी रिपोर्ट पे नेशनल कमीशन इसके ऊपर एक्शन लिया था और फिर किरण कुमार रेड्डी साहब की हुकूमत माफ़ी मांगी थी, माफ़ीनामा देकर 3-3 लाख रुपए बच्चों को दिए थे और ये बिल्कुल मासूम थे। और उसके बाद जो उसमें कन्विक्ट थे वो भी बाद में फिर रिहा हो गए। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा इशू है, लॉ एंड ऑर्डर हम परफेक्टली मेंटेन कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ पढ़ाई है, पढ़ाई पे हम पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। तीसरी चीज़ जो है सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर में कुछ कमी है, उसको पूरा करना चाहिए। बिल्कुल, आगे बढ़ाते हैं अपनी बात को। चूँकि माइनॉरिटी कमीशन में रहे हैं, एक जिम्मेदार अपनी भूमिका अदा की है आपने। मजलिस MIM की मैं बात करने जा रहा हूँ। मजलिस हैदराबाद में या फिर तेलंगाना स्टेट में अपना एक वजूद रखती है और मुसलमानों की ओवैसी भी बात करते हैं और अकबर भाई भी बात करते हैं। लेकिन आपके क्या विचार हैं, उनकी विचारधारा और आपकी विचारधारा में कितना अंतर एक मुस्लिम कैंडिडेट देखता है? मजलिस एक अपनी ओन पार्टी है और एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और काफ़ी हिस्ट्री है उसकी और हिस्ट्री के हिसाब से उन लोग काम कर रहे हैं। उनके पॉलिसीज़ हैं, मैं उस पर कमेंट करना ठीक नहीं है, मगर मैं ये बोलना चाहूँगा कि उनका जो सपोर्ट हमको मिला है ये इलेक्शन में, इस बेसिस पे मिला है कि वो भी ये मानते हैं कि यहाँ पे गुज़िस्ता 10 साल में मुसलमानों की हिफाजत हुई है और मुल्क के हालात जो बनते आए हैं उसमें हम फिर भी हमारे बॉर्डर से मुसलमानों को प्रोटेक्ट करें और ये प्रोटेक्शन उनके लिए बहुत अहम है और उनका भी ये मानना है कि ये प्रोटेक्शन से मुसलमानों की बेहतरी हुई है, एजुकेशन में मुसलमानों की बेहतरी हुई है और कुछ काफ़ी चीज़ों का उनका भी नुमाइंदगी है, डिमांड है और ये डिमांड्स को हम पूरा करना चाहिए। अब रही बात पॉलिटिकल नुमाइंदगी, मजलिस 9 सीट्स पे लड़ रही है और वो 9 सीट्स उन लोग मानते हैं कि मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स हैं और वहाँ पे वो जीत सकते हैं। 7 तो उनके सिटिंग MLAs है और 2 जगह पे उनकी कोशिश है। तो हम एक डेमोक्रेटिक फ़ाइट है, कोई हम उनसे एडजस्टमेंट में नहीं है। जो डेमोक्रेसी के हिसाब से जो फ़ाइट है उन्होंने अपना सपोर्ट हमको एक्सटेंड करें हैं, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं और उस सपोर्ट को एक्सेप्ट करते हुए हम इलेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। अमित शाह लगातार चुनावी दौरे कर रहे हैं, लगातार BRS जो कि मौजूदा इक़्तिदार में पार्टी है उसके ऊपर हमलावर बने हुए हैं। सब बार बार BRS के ऊपर घपले करने के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। साथ ही कल मैं देख रहा था एक स्पीच में अमित शाह साहब कहते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री कहते हैं कि अगर हम सरकार में आते हैं तो हम जो 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाता है उसको ख़त्म कर देंगे, वो बाकी अदर कास्ट में दे दिया जाएगा। सबसे पहले मैं जवाब आपसे चाहूँगा कि BRS के ऊपर जो इल्ज़ामात लगते हैं उस पर क्या सफाई एक BRS का चेहरा होने के नाते आप देंगे? ये इल्ज़ामात तो जो भी हुकूमत में रहते हैं उस पर बार लगते हैं। बीजेपी के ऊपर खुद काफ़ी इल्ज़ामात हैं, इतने इल्ज़ामात हैं कि उसका आप हिसाब भी नहीं कर सकते। अदानी से लेके अंबानी से लेके आपके क्रिकेट से लेके हर चीज़ में उनके ऊपर इल्ज़ामात है और इल्ज़ामात का कोई आंसर हमको मिल रहा नहीं है, ना उनके ऊपर कोई ED रेड हो रही है, ना कोई CBI रेड हो रही है। और दूसरे जो पार्टीज़ हैं वो पार्टीज़ के ऊपर आपको इंक्वायरीज़ हो रहे हैं और रिपोर्ट्स हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इल्ज़ामात लगाना बहुत आसान है, उसको साबित करना, उसके बाद उस पर एक्शन लेना बहुत अहम होता है। तो अब पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो पावर में रहते हैं उन पे इल्ज़ाम लगाना बिल्कुल कॉमन चीज़ है। कांग्रेस पे भी इल्ज़ाम लगे, कांग्रेस के ऊपर भी कई स्कैम्स का 2G 3G स्कैम्स के इल्ज़ाम लगे और वो इल्ज़ाम्स के ऊपर इंक्वायरी हुई और कई लोग उनके पार्टनर्स DMK पार्टी के अरेस्ट हुए, अंदर गए जेलों में, महीनों जेलों में पड़े रहे। तो ये पॉलिटिकल एक वेंडेटा बोलते हैं इसको जो है ये है। मगर अब रही बात डेवलपमेंट की और 4% रिजर्वेशन की, वो तो बिल्कुल बात सीधी है कि वो 4% रिजर्वेशन भी निकाल दे रहे हैं और 12% जो हम भेजे थे उसको भी नहीं दे रहे हैं, तो वो तो रिजर्वेशन नहीं देंगे। अब ये टाइम पे हमको सोचना ये है कि भाई हमारी हिफाजत और हमारी बेहतरी को सी पार्टी कर सकती। लेकिन सर ये जो बयान है मुस्लिमों के खिलाफ बयानबाजी जो अक्सर भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स को देते हुए देखा जाता है, ये जो कहते हैं कि विवादास्पद बयानबाजी करके या हिंदू मुस्लिम की सियासत करके क्या भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना सकती है तेलंगाना स्टेट को, ऐसा समझते हैं आप? नहीं बढ़ा सकती, इसलिए कि रीज़न ये है कि तेलंगाना में एजुकेशन है और तेलंगाना की तहजीब जो है वो इस तरीके की है। तो हम साथ रहे हैं और कुछ दिन तक लोग भटके थे, कुछ लोग समझे थे कि भाई BJP कुछ अब काम करेंगी, मगर अब जो है BJP का पूरा पर्दाफाश हो चुका है
और आप देखेंगे कि ये असेंबली इलेक्शन में 1 2 से 3 से बढ़ के वो सीट ला नहीं सकेंगे, वो भी मुश्किल है उनके लिए। और यहाँ पे उनका वजूद ख़त्म होगा और बीआरएस पूरी तरीके से यहाँ पे हुकूमत में रहेगी और हुकूमत करेगी, और जो चीज़ की हम कमी है उसके लिए हम रिप्रेजेंटेशन करके वो पूरे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। इस चुनाव में मुस्लिम्स की बात बार बार हो जाती है, चूँकि हम माइनॉरिटी कमीशन के एक जाने माने चेहरे के साथ बैठे हैं। चूँकि बीआरएस में जब आए थे आबिद साहब, तो कांग्रेस छोड़ने की वजह भी यही थी कि वहाँ पर मुस्लिमों को जो टिकट दिए गए थे उसमें वो इत्तेफाक नहीं रखते थे या मुतमईन नहीं थे। लेकिन इस बार के जो कैंडिडेट की लिस्ट आई है उसमें भी मुस्लिमों को जो सीटें दी गई हैं, बहुत सी सीटें ऐसी हैं जहाँ पर उनका जीतना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो इस पॉलिसी को या इस स्ट्रेटजी से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, बहुत बड़ा इशू है ये जी। और ये इशू सिर्फ पार्टी और पार्टी के टिकट देने का नहीं है। ये इशू ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी किस तरीके से अपने आप को पॉलिटिकली अवेयर करती है। तो अब जहाँ टिकट्स दिए हैं वो कम दिए हैं, मैं मानता हूँ टिकट ज़्यादा देना चाहिए था, मगर टिकट्स देना और हारना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि जहाँ भी हम टिकट लेंगे कामयाब होना, या कम से कम ऐसी फाइट देना जिसमें हम कामयाबी से थोड़ा पीछे रहें और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर कामयाब हो। तो वैसे सीट्स को हमको आइडेंटिफाई करना है और वहाँ पे लीडरशिप बनाना है और लीडरशिप बना के काम करना है। मैं बिल्कुल आपके सवाल से 100% मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हम कम दिए हैं इन कॉन्ट्रास्ट टू पॉपुलेशन, मगर मैं ये भी बोलता हूँ कि केटीआर साहब मुझे वादा करे हैं कि आने वाले जो हमारी गवर्नमेंट बनेगी और आने वाला जो असेंबली होंगी, इसमें हम एमएलसीज़ को ज़्यादा तौर पे मुस्लिम एमएलसीज़ को देंगे और क्रिश्चियन एमएलसी को देंगे, जिसके तरफ से उनकी आवाज़ भी असेंबली में पहुँचे। और इसके साथ हम 5 साल का प्रोग्राम लेके मुस्लिम लीडरशिप को बनाएंगे टीआरएस में। और आपको मैंने अपनी ज़िंदगी अगर रहेंगी और आपसे मुलाकात होंगी तो मैं आपको बताऊंगा कि वो जो नेक्स्ट आपके इलेक्शन होंगे उसमें कम से कम हमारे 10 से 12 कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट से ठहरेंगे और हैदराबाद से ठहरेंगे, जो जीतने का पूरा इम्कान रखेंगे, माने जिनकी ट्रेनिंग और जिनकी वर्किंग ऐसी रहेगी कि दैट उन लोग एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पे हम ठहराना चाहेंगे। ठीक है। तो ये आबिद रसूल खान साहब थे जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात को रखा, और सबसे ख़ास बात ये रही कि जो बीआरएस में हैं, कद्दावर लीडर हैं, बीआरएस का बड़ा चेहरा माना जाते हैं, उसके बावजूद बीआरएस में जो कुछ खामियां हैं या जो कोताहियां हैं उसको लेकर भी बेबाकी के साथ इन्होंने अपनी बात को रखा। एक आखिरी अपील आपसे चैनल के थ्रू, और आपके चैनल की बड़ी अच्छी रीच है और मुसलमान, क्रिश्चियंस, हिंदू भाई सब देखते हैं। मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि आप भटकावे में मत आइए। आप अपनी फैमिली और अपनी बेहतरी के लिए, हिफाजत के लिए, सुकून और अमन के लिए आप बीआरएस को एक मौका दीजिए और बीआरएस को आप जिताकर अपनी बेहतरी करिए। और जो कमियां हमसे हैं उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं और इंशाअल्लाह हम उसको पूरा करेंगे। तो आबिद रसूल खान साहब ने अभी आपसे एक अपील की है कि उनको वोट दें। हालांकि जनता आजकल मुझे लगता है बहुत ज़्यादा समझदार है कि अगर वो आपके काम से इत्तेफाक रखती है, मुतमईन होती है और आपके स्कीम्स को उनको लगता है कि हाँ वो उनके मुस्तकबिल में उनके बेहतर भविष्य को बनाने में कामयाब होती है, ज़ाहिर तौर पर आपको वोट मिलेगा। हालांकि दूध का दूध पानी का पानी, ये बहुत पुरानी मिसाल है। ये भी तमाम चीज़ें साफ़ हो जाएंगी 3 तारीख को जब नतीजे आएंगे। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।